नमस्कार दोस्तों, आज मैंने कोविड-19 की डिस्कशन के लिए एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जिनको पास करीब 35 सालों का अनुभव है, डॉक्टर शुभेंदु मुद्गल को आमंत्रित किया है। डॉक्टर मुद्गल का एमबीबीएस मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से है और इनका जो एमडी है पब्लिक हेल्थ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कलकत्ता से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक हेल्थ का अपेक्स इंस्टीट्यूशन है वहाँ से है। उसके बाद से डॉक्टर मुद्गल ने ब्रिटिश हाई कमीशन के लिए काम किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, कैनेडियन एम्बेसी के लिए काम किया, गंगा एक्शन प्लान में काम किया, यूपी हेल्थ सर्विसेज डेवलपमेंट में भी काम किया और अभी वर्तमान में ये WHO में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक के लिए भी काम कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो मैंने सोचा कि इनसे समय लिया जाए कोविड पर डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि इनको पब्लिक हेल्थ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा इनके जवाब कुछ अच्छे लगेंगे हमें और हमारे दर्शकों को कुछ फ़ायदा होगा, इसलिए मैंने उनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। ये अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर हैं और काफ़ी नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है, इनके पब्लिकेशंस बहुत हैं और कई संस्थानों के, देश विदेश के संस्थानों के साथ इनका लगाव रहा है। एबोला वायरस के लिए ये WHO की तरफ से लाइबेरिया में जाकर इन्होंने उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी उत्साहजनक काम किया, जिसकी काफ़ी चर्चा होती है WHO के प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने कहा ये ऐसे डॉक्टर हैं इनको जो कि पेंडेमिक का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, तो मैंने कहा ऐसे लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाया है और देखते हैं इनसे सवालों के अपने कुछ जवाब लेते हैं, जिससे हमारी जनता भी कुछ फ़ायदा उठा सके। हाँ डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ, मैं आपसे करीब ये अपनी जो चैनल पे मैं 4-5 क्वेश्चन अपने रखना चाह रहा हूँ अपनी जनता के लिए, साधारण जनता के लिए, जिससे जाने कि कोविड की जो पेंडेमिक चल रही है उसके बारे में कैसे कैसे क्या क्या किया जा सकता है। तो मैं खाली छोटे छोटे 4-5 प्रश्न हैं मेरे। तो पहला प्रश्न ये है कि हम कैसे जाने कि ये जो है ये साधारण बुखार या जुकाम या बुखार है, ये कोरोना नहीं है, और क्या ये अन्य वायरसेस से डिफरेंट है या ज़्यादा खतरनाक भी है? इसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये जो वायरस है, देखने में तो सिम्टम के हिसाब से तो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ILI कहलाता है, जैसे उसी के जैसे इसके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन उसी ग्रुप में होने के कारण इसमें संक्रमित होने की संभावना कई तरह के दूसरे कोरोना वायरस से थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये नए तरह का वायरस है जी। और चूंकि नए तरह का वायरस होने से क्या है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो इसके लिए नहीं है, इसलिए सब लोगों के संक्रमित होने की संभावना इससे बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा। और दूसरा ये कि यदि चूंकि इम्यूनिटी लेवल कम हो तो उसके कारण जिसके अंदर संक्रमण हो जाए तो उसके अंदर बीमारी के बढ़ने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है जी। यही कारण है कि कुछ विशेष तरह के मतलब कि शारीरिक व्याधियों में, जैसे कि कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, लिवर की प्रॉब्लम्स है, जिनमें की इम्यूनिटी जो कम हो जाती है, उसमें उन लोगों को ये इसके यदि संक्रमण की संभावना भी होती है और यदि संक्रमण हो तो उसके अधिक गंभीर होने की संभावना भी बहुत अधिक हो जाती है। मतलब कोमॉर्बिडिटी के चक्कर में मतलब मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है, इसमें फर्टिलिटी का चांसेस ज्यादा है, ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है ना इसमें। जी। तो यही कारण है इसमें। अच्छा, ऐसा क्या रहा कि जैसे अपने देश के अंदर दिखाई पड़ रहा है तो नंबर ऑफ केसेस तो कम दिख रहे हैं, क्या ये टेस्टिंग की वजह से, कि टेस्टिंग कैपेसिटी तो है लेकिन टेस्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ केसेस कम आ रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है कि देखिए, एपिडेमियोलॉजिकल आपको अंदाजा होगा कि उसमें जो होता है उसमें कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से शुरू किया जाता है किसी भी डिजीज का जो भी होता है, उसमें आइडेंटिफिकेशन प्राइमरी केस होता है, उसमें उसके बाद में उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जाता है। वही एक मॉडल होता है जो कि जिसके द्वारा हम उसको क्लस्टर को ढूंढा जाता है कि आगे जिस तरह से मान लो होता है। तो ये जो है साइंटिफिक अप्रोच जो है एपिडेमियोलॉजी की, वो ये है। अच्छा। लेकिन चूंकि आज के टाइम में टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं तो देयर इज अ प्रेशर ऑल्सो जी। तो इनडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग
जो के लिए मतलब वो भी कहा जा रहा है। अच्छा जी। तो मतलब जो हमारी गवर्नमेंट ने जो अप्रोच रखा है वो टिपिकल साइंटिफिक एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच रखा है कि जहाँ जहाँ केसेस मिल रहे हैं उनको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया है और केसेस को कॉन्टेक्ट, आइसोलेट, ट्रीट। अच्छा जी। जी। इस तरह से जो क्लासिकल मॉडल है हाँ। उसी को फॉलो किया है। अच्छा। जबकि कई कंट्रीज ने जैसे कि ये कोरिया वगैरह में, जी। सिंगापुर वगैरह में उन्होंने टेस्टिंग बहुत ज्यादा करी है। हाँ हाँ। उसके प्लस और नेगेटिव दोनों चीजें हैं, जी। तो ये भी है ना। जी। क्योंकि अभी नया इन्फेक्शन है, जी। इस नए इन्फेक्शन होने में हमें टेस्टिंग में पता तो लग जाएगा एंटीबॉडीज हाई है, लेकिन जी। जो विशेषज्ञ हैं जो इम्यूनिटी वगैरह के, जी। उनके साथ मेरे कई बार बात हुई है, हाँ हाँ। उनके वेबिनार से उन्होंने ये देखा है कि कौन सी एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव हैं जी। और कौन सी नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं है, पता लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। जी। ये तो पता लगता है कि आईजीजी बढ़ गया है, जी। आईजीएम जो टिपिकल रिएक्शन होता है हमारे जी। इम्यूनिटी में, जी। वो तो पता लग रहा है। हम्म। लेकिन ये क्लियर कट अभी नहीं पता लगता है इसमें जी। कि कौन सी टाइप की इम्यूनिटी प्रोटेक्शन प्रदान कर रही है अभी। जी। क्योंकि अभी डिजीज नई है, अभी जी। 6-8 महीने हुए हैं, 6-7 महीने हुए हैं, हम्म। है ना। जी। तो जैसे जैसे पता लगता है डिजीज का, आगे आगे अब चीजें सामने आती जाती है। जी। यही कारण है कि जो गाइडेंस भी होती है पहले के मुकाबले, कई बार लोगों का कहना होता है कि गाइडेंस पहले तो ऐसे कहा जा रहा है, अब ये दूसरा उसका उल्टा कहा जा रहा है। जी। तो यही हो रहा है कई बार। तो अच्छा। गाइडेंस भी उसी हिसाब से बदली जाती है जैसे जैसे इसके बारे में नॉलेज पता लगती जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने आप डब्ल्यूएचओ के ये अनुभव के आधार पे बताइए कि लॉकडाउन तो जैसे फेज 5 भी अपने देश में लगाया जा चुका है, अब आपकी राय में ये पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना उचित था हर्ड इम्यूनिटी के मुकाबले? जो नहीं, हर्ड इम्यूनिटी के लिए एक्चुअली हमारा देश बहुत बड़ा है। दूसरा, हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो, मतलब आप देखो 60-70 सालों से उसकी हालत क्या है जी आपको पता है। जी जी। और तो उस हालत पे हम ये हर्ड इम्यूनिटी को शुरू से नहीं ले सकते थे, जैसे अच्छा कि स्वीडन ने किया है। जी 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 और क्योंकि वहाँ पे थोड़े लोग हैं और लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग जी। वैसे ही आपस में सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा है वहाँ पे, हाँ, वो मेंटेन कर तो ये सकते सब जी। फैक्टर्स हैं। जी। तो दे कैन अफोर्ड टू गो फॉर कीप हर्ड द इम्यूनिटी जी। सोसाइटी ओपन। हाँ, जी जी वो पर हम, हालांकि वो भी अभी एक्सपेरिमेंटली उस पे है, जी चल रहा जी है। जी। रिजल्ट्स आगे एनालिसिस हो रहे हैं, अभी हाँ आगे आएंगे। लेकिन हमारा चूंकि देश बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, जी इससे मेजर मैन्युफैक्चरिंग एरियाज है, सब तरह का इशू है, और हमारा हेल्थ सिस्टम शुरू से बहुत बुरा हाल है। जी। उसकी कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। हम्म। तो उसके देखते हुए लॉकडाउन का करना तो बहुत ही जरूरी था, और जी ये बहुत उचित समय पे किया है। जी। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था हमारे आगे। अच्छा अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारा चीज़, हाँ यही हाँ, ऑल्टरनेटिव है कि इसको लंबा खींचे, जितना लंबा हो सके उतना खींचे। स्टैगर हाँ जी करके उतना, जी। जिससे कि थोड़े थोड़े केस आते जाए और हेल्थ सिस्टम को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके उससे ट्रीटमेंट किया जा सके, जब तक कि कोई इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट या कोई वो जी। वैक्सीन ना निकला है, जो कि अभी टाइम लग सकता है उसमें, और शायद ना भी हो पाए, ये ना भी भी हो। अभी पक्का नहीं पता। और डॉक्टर साहब, जैसे ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ का है, आपका ये सीडी, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल अटलांटा है, और हम्म। ये सब जो एजेंसीज हैं, इन्होंने क्या ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, डेक्सामेथासोन है, रेमडेसिविर है, और आज तो उसकी इन्फ्लुएंजा के बारे में भी आया, वो न्यूज़ मिली, यूनिफिनोविर जो है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स के लिए। लेकिन बार बार क्या था, इसमें यू टर्न लेते रहते हैं ये लोग। सीडीसी ने पहले कहा कि इसको कोविड-19 के इमरजेंसी केसेस में आप यूज़ कीजिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को, बाद में 24 अप्रैल को स्टेटमेंट आता है कि नहीं भाई, अब इसको अभी यूज़ नहीं कीजिए, इसको स्टॉप कर दीजिए। तो डब्ल्यूएचओ भी अपनी गाइडलाइंस चेंज करता रहता है। अब इवन क्लिनिकल ट्रायल भी डब्ल्यूएचओ ने रोक दिए हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के, हाँ, हाँ, वो हाइड्रोक्सी, उनके देखिए ये बड़े डिसीजंस होते हैं, पता नहीं लगता इनमें। जी एंड आज के टाइम में देयर माइट बी प्रेशर्स आल्सो ऑफ डिफरेंट काइंड जी। टू गो फॉर द टेस्ट। अच्छा अच्छा। एंड जनरली आप देखिए कि हो सकता है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर हैं वो हमेशा से ही चाहेंगे कि जो कॉस्टली मेडिसिन हैं वो मार्केट में आए हैं पहले जी आगे जी। पहले हाँ उस पर टेस्ट किया जाए। जी जी हालांकि आज के टाइम में मैं पुराने उसका हूँ जी। मैं जो पुरानी मेडिसिन है हाँ हाँ उन्हीं पे
ट्रस्ट ज्यादा रहता है। हाँ हाँ अब जैसे जो डेक्सामेथासोन हैज जी बीन अ टेस्टेड मेडिसिन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जी जी वी हैव यूज्ड इट, आई हैव आल्सो यूज्ड इट जी फॉर वेरियस थिंग्स ऑन माई सेल्फ ऑल्सो एंड अदर्स ऑल्सो। जी सो इनका नंबर आता है धीरे धीरे, लेकिन ये इवॉल्विंग साइंस होता है ये। इसमें देखो आप 7-8 महीने जो है बहुत कम टाइम होता है जी कोई भी उसके उसमें पूरा हाँ करने के लिए। हाँ हाँ वो तो इसमें ये अभी आ रहा है तो इट्स नाइस थिंग टू नो कि मतलब डेक्सामेथासोन यदि काम आ जाता है तो इट वुड बी अ वेरी बिग रिलीफ। जी हाँ, क्योंकि अपने यहाँ इजीली अवेलेबल है और अफोर्डेबल भी है। हाँ, इट्स अफोर्डेबल एवरीवेयर, जी सब जगह हम्म, है ना। टाइम टेस्टेड मेडिसिन है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं। और जितने ये जो बाकी एंटी कैंसर और एंटी HIV मेडिसिन, दीज आर न्यू मेडिसिन हाँ हैं। हाँ 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 इनके जो साइड इफेक्ट्स अभी पूरे नहीं पता लगेंगे, जो भी जी होंगे अभी 4-5 साल के। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी कहाँ से सामने आए, हाँ उनके तो जी 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 है ना। जी जी तो ये बात हो सकती है इसमें। तो अभी इवॉल्विंग क्या क्या कहा जाता है ना, इवॉल्विंग जी सिनेरियो। अच्छा कोविड इज ऑल्सो इवॉल्विंग सिनेरियो। अभी अभी तो क्या पता है, आप देखो जो भी। हम्म, हेलो 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 हेलो। जी जी हाँ हाँ, और आ रही है आपको हाँ हाँ आवाज? हाँ आ रहे हाँ आ रहे हाँ। आ रहे जी 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 पैंडेमिक जो है वो 1-2 साल तो चलेगी, इतना बड़ा वर्ल्ड को कवर करने में जी चलता ही है। जी जी तो इसीलिए हमारा कंट्री का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और ये जो जैसे सिचुएशन हेल्थ सेक्टर की है रही है शुरू से, जी कोई फंडिंग नहीं किया गया है, कोई उसमें हम्म, GDP का कितना एक लो परसेंट से कम ही परसेंटेज रहता उसमें है। हाँ लगा है, जी हाँ कमी जी रखा गया है। जी जबकि कंट्रीज 15%, 20% तक आराम से जाती हो। जी तो ये इसका फर्क है। तो मैं तो अच्छा है, गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी तो फायदा भी सामने आएगा। अच्छा अभी हाल में देखा गया कि आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं और कुछ हर्बलिस्ट हैं, इवन यूट्यूब पे तो भरमार है इसके वीडियोस की। तो क्या हम्म। मतलब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, और एक आजकल आयुष मंत्रालय ने काढ़ा टाइप का कुछ तैयार कर रखा है, इसके बारे में कुछ, क्योंकि अब किसी को पता नहीं देखिए, लगता है, हर आदमी हाँ हर दो दो आदमी इसमें सजेशन बड़ी आसानी से मिलते हैं, यूट्यूब पे तो हाँ इतने अवेलेबल हाँ, हैं। बहुत हैं ये सब। देखिए हमारे यहाँ तो हर्बल मेडिसिन, देखिए आप पूरी दुनिया में, इवन अफ्रीका, एशिया, जितने भी ट्रेडिशनल एग्रो बेस्ड सोसाइटीज हैं, जी कल्चर्स हैं, जी उनके यहाँ तो शुरू से यूज होती रही हैं। हाँ हाँ तो इनका यूज तो हमारा ये मतलब हमारी कल्चर के साथ मिक्स हो जाता मिक्स है अप एक हो तरह जाता है से, जी जी है ना। इसमें मेडिसिन और उसका तो ये लेना, इनमें तो फायदा तो रहता ही है। अब आप देखिए अजवाइन का हम हाँ कितनी बार ले लेते हैं, हाँ खांसी हो, पेट हाँ में हाँ दर्द हो तो हाँ हाँ अजवाइन मुंह में चूस लेते हैं, जी 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 तो उसका फायदा हो जाता है, हम सबको पता है। हाँ हाँ तो इनका होना ये, लेकिन जब तक कोई रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल ना हो या जी कंट्रोल ट्रायल ना ना हो, हो या जी कोई लॉन्ग टर्म स्टडी हो, प्रोस्पेक्टिव स्टडी ना हो, हाँ तब तक वो नहीं पता लगेगा। और ऐसी सिचुएशन में इनका लेने में कोई नुकसान नहीं है एक मात्रा में, अच्छा लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये इसको, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये उसको खत्म करेगा, कोई उधर उसका इलाज है। ये अच्छा उसके इलाज में आपके शरीर को सहायक रहते हैं। जी उतने तक ही इनका योगदान है, और बहुत जरूरी योगदान है। जी 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 अच्छा ये अच्छा आपके हिसाब से लग रहा है कि कोविड-19 की समस्या कब तक कम हो पाएगी, या इसके साथ ही हमें रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ? कुछ लोगों का मानना है देखिए, शायद ख़त्म हो जाएगी, अलग अलग नहीं लोग नहीं, बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। देखिए ये कोरोना वायरस जो होते हैं, रेस्पिरेटरी वायरसेस की जनरली वो होती है एक, हालांकि ये लोग एंटीजन जल्दी बदल जाते हैं अपना, जो जी बदल देते हैं। H1N1 आया था पहले, फिर जी H1 वो दूसरा हुआ, फिर सार्स का भी एक कोरोना वायरस पहला था जो जी दूसरा था। हम्म, ये न्यू नोवेल है, न्यू है, जी क्योंकि इनका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाता है, और बहुत जल्दी बदल भी जाता है कई बार। अच्छा यही कारण है कि वैक्सीन भी नहीं काम आती इनमें। अब आप देखिए, वैक्सीन जो है इन्फ्लुएंजा की बहुत इफेक्टिव हाँ नहीं है। हाँ हाँ अच्छा हम्म, अच्छा, हम्म। तो इसका मतलब वैक्सीन तो भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी इसकी। वैक्सीन का भी कह नहीं सकते कि कहाँ तक इफेक्टिव हो पाए, तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम्म, क्योंकि वायरस जो है ये अपना, हालांकि ये और औरों के मुकाबले में थोड़ा देर में अपना स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बट अभी भी आई थिंक देयर आर 2 or 3 वेरिएंट्स जी इन द कम्युनिटी। हाँ हाँ
तो वो आपस में उनके क्रॉस इम्यूनिटी कितनी होती है, ये भी आगे देखने की बात है वैक्सीन में, अच्छा है ना? जी। तो हाँ बताइए। और एक कन्फ्यूज़न अभी जनता में और भी है कि लोग कह रहे हैं क्या इससे, जैसे कोविड-19 का जो प्रकोप चल ही रहा है कंट्री के अंदर, तो क्या हम्म, इस समय का मलेरिया का खतरा कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, या कोई नहीं ऐसा तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का तो कोई वो अच्छा, इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है अपने पास। नहीं नहीं, अभी तक तो कोई कोई ऐसा वो नहीं है, कोई इसका रिलेशनशिप कोई ऐसा वो नहीं है मलेरिया का। और वो एक बात तक और कही जा तो रही है कि कोविड-19 से जो पेशेंट ठीक हुए हैं, उनके प्लाज्मा लेकर जो पेशेंट अभी दोबारा जो पॉजिटिव मिले हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाए, किस हद तक सही है? क्या इसके कुछ एविडेंस हैं, मतलब आप? हाँ हाँ, प्लाज्मा का यूज एक्चुअली किया जाता है कि एक्चुअली जो रिकवर करते हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं जी बहुत जी। ज्यादा डेवलप हो जाती है, तो उन एंटीबॉडीज को पैसिव इम्यूनाइजेशन के रूप में यूज कर लिया जाता है, जैसे पहले टिटनेस का किया जाता था। जी जी जी। टिटनेस में होता था ना एक हाँ 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 टिटनेस ग्लोबुलिन को इंजेक्ट किया जाता था, हाँ हाँ। तो उससे टिटनेस का असर कम हो जाता था, लेकिन उसमें रिस्क तो वो रहता है थोड़ा कि क्योंकि एक्सटर्नल प्रोटीन है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो जी सकता है बॉडी का, जी। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो आज के टाइम में उसका कंट्रोल काफी आराम से किया जा सकता है, पहले मुश्किल होता था। जी तो उन सब के बारे में देखे, और आज के टाइम में जो मैचिंग और वो टेक्निक्स बहुत अच्छी हो गई है ब्लड वगैरह में, प्लाज्मा में, हाँ हाँ। तो उसको काफी हद तक उसको आइसोलेट किया जा सकता है, तो इसका यूज तो काफी देखा भी है और इफेक्टिव भी देखा जा रहा है कुछ केसों में। अच्छा, अंत में डॉक्टर साहब, आप बहुत लंबे समय से पब्लिक हेल्थ में काम कर रहे हैं, और आपका जो एसोसिएशन रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी रहा है, यूएन एजेंसीज में रहा, मैंने सुना ब्रिटिश हाई कमीशन में भी किया है आपने, और एड्स के लिए काफ़ी लिखा, कई बीमारियों के लिए, एबोला में शायद आपने काम किया है। तो आपके हिसाब से कुछ सजेशन देना चाहेंगे सरकार को कि इसको और कंट्रोल करने में थोड़ा सा और मदद मिले? कोई चीज़ छूट रही हो, जो इग्नोर कर रही गवर्नमेंट, नहीं उस पर पहुँच पा रही हो? देखिए, जो भी मेजर्स लेने, जो भी रिकमेंडेड मेजर्स हैं गवर्नमेंट ले रही है जी काफी हद तक, मैं एक ही बात कहूंगा कि जो गाइडेंस है उनको बहुत जल्दी जल्दी चेंज ना करें। अच्छा, एसओपीज बदलना नहीं चाहिए। हाँ जी एसओपी बहुत जल्दी बदलनी नहीं चाहिए, और बहुत जल्दी इससे कंफ्यूजन हो जाता है काफी हद तक। जी 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 जो एसओपी बना के एक पर्टिकुलर कोई एक गाइड, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, सीडीसी हो, या अपना कुछ भी हो, उसके बेस पे वो एसओपी इस्तेमाल किया जाए, और उसको बहुत जल्दी बदलने का, जब तक कि उसमें गाइडेंस में कोई बदला ना जाए तब तक उसको बदलने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। और जी उसमें बहुत जल्दी गाइडेंस बदलने से, और दूसरी बात यह है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसके प्रोटेक्शन में वायलेंस जी और उनका स्टिग्मा वगैरह, ये केसेस बहुत ज्यादा देखे जा जी रहे हैं जी आज के टाइम में, जी ना कि यहाँ बल्कि वर्ल्ड में जी सब, चाहे वो, और हर तरह के। अभी मेरे हमारा मीटिंग चल रहा था 1 घंटा पहले, इसमें जी ये डिस्कस हो रहा था कि वायलेंस और ये स्टिग्मा और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह जो हेल्थ सेक्टर में है वो जी काफी ज्यादा देखी जा रही है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के सिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट को आगे फोकस पूरा रखना चाहिए, और इसके बारे में आगे गाइडेंस वगैरह भी डब्ल्यूएचओ वगैरह में बन रही हैं, मैं भी उसमें काम कर रहा हूँ जी थोड़ा, तो वो आने से और भी कंट्रीज को उसमें सहायता मिल सकती है, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपकी बेबाक राय के लिए। ये बहुत अच्छा ये सेशन, हम लोग कोशिश करेंगे कि शायद ये सरकार तक पहुँचे, एटलीस्ट जनता तो सुने, और उसके बाद हो सकता है इसका डिफ्यूज़ सरकार तक भी पहुँचे ये, और सरकार इस बातें में ध्यान दे। ये पहला सीरीज़ था, मैं आगे भी भविष्य में कोशिश करूँगा, यदि आपसे समय मिलेगा तो दोबारा इस बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब समय देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।